फ़ोन पे किसी से चैटिंग कर रहे हो, इंप्रेशन जमाना है, पर जहाँ THEIR देयर लिखना था वहाँ THERE देयर लिख दिया, जहाँ एक्सेप्ट लिखना था वहाँ एक्सेप्ट लिख दिया, जहाँ देन लिखना था वहाँ देन लिख दिया और पूरे इंप्रेशन पे पानी फेर दिया। तो हम लेके आ गए हैं ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को याद करने की ट्रिक्स जो सिर्फ आपका इंप्रेशन ही नहीं बनाएंगी बल्कि आपको इंग्लिश का मास्टर बना देंगी। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि ये वीडियो हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। मगर अब गलती नहीं होगी, क्योंकि हम आ गए हैं ऐसी ट्रिक्स लेकर जिससे आपको इन वर्ड्स को याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पहले दो वर्ड्स। हमारे पहले दो वर्ड्स हैं एक्सेस और एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच या फिर अप्रोच, और एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। अब चलिए इन दोनों को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा इनका मीनिंग। एक्सेस को देखेंगे सबसे पहले। एवरीवन इज़ अलाउड टू एक्सेस द लाइब्रेरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर किसी को लाइब्रेरी में जाने की अनुमति है, उसको यूज़ करने की अनुमति है। समझ आ गई बात? यहाँ पर यूज़ हो रहा है ACCESS, एक्सेस। अब बात करते हैं एक्सेस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो वो ख़राब ही करेगी। चीनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, पानी ज़्यादा पी लोगे तो किडनी ख़राब होने की दिक्कत है, और एक्सरसाइज जो अपने आप में इतनी हेल्दी चीज़ है, एक्सरसाइज भी अगर ज़्यादा कर लोगे तो वो भी आपका शरीर ख़राब कर देगी। तो हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर इसका सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो वो आपको खराब ही करेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आ गया, दोनों वर्ड्स का मतलब यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर क्या वर्ड मतलब है? पहुंच या फिर अप्रोच। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या फिर अप्रोच। दूसरा है एक्सेस। एक्सेस मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो आपको खराब करेगी। सेंटेंस में मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और बात, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो मॉक टेस्ट पे एक वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वो वीडियो देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसका एनुअल पास ओनली ₹299 का है, और अगर आप हमारा कोड MG10 यूज़ करते हो तो आपको ₹30 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि SSC, CGL, CHSL। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट 2 वर्ड्स क्या हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो हैं एडवाइस और एडवाइस। इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ C और S का डिफरेंस है, बाकी एज इट इज सेम दोनों हैं। यहाँ पर C आएगा एडवाइस में और यहाँ पर एडवाइस में S आएगा। जो C वाला एडवाइस है उसका क्या मतलब होता है? सलाह, और जो S वाला एडवाइस है उसका मतलब होता है सलाह देना। समझ में आ गई बात? डिफरेंस है दोनों में। इसी जगह ये यूज मत कर देना, इसी जगह ये यूज मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। C वाले का मतलब है सलाह, S वाले का मतलब है सलाह देना। अब इसको कैसे याद करना है कि कौन सा क्या होगा? देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है तो पहले सलाह आएगी, तभी तो आप सलाह किसी को दोगे ना। पहले यहाँ पर आएगी सलाह, तभी तो आप उसको किसी को दोगे। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है तो पहले सलाह आई, S अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है तो सलाह बाद में दोगे, तो सलाह देना वाला S होगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये ट्रिक है इसको याद करने की। अब चलिए इसको एक सेंटेंसेस में देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। एडवाइस को देखते हैं। यू शुड फॉलो माई एडवाइस टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। आपको मेरी सलाह माननी चाहिए अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, आपको मेरी सलाह माननी चाहिए अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। अब एडवाइस देख लेते हैं। आई एडवाइस यू टू वॉच ऑल माई वीडियोज़ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। मैं आपको सलाह देती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरी सभी वीडियोज़ को देखो। मैं आपको सलाह देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको सलाह दे रही हूँ। क्या मतलब था इसका? सलाह देना, सलाह दे रही हूँ। और यहाँ पे क्या की बोला था मैंने? मेरी सलाह है कि
आप मेरी बात को मानो, मुझे फॉलो करो। समझ में आ गया डिफरेंस? ये सच में ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो मेरी यही सलाह है कि मेरी सभी वीडियोस ध्यान से देखो और आप इंग्लिश में मास्टर बन जाओगे। अब जो नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं हमारे पास वो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, मगर फिर भी हम उसमें कंफ्यूज होते हैं और रोज यूज करते हैं ये वर्ड्स और फिर भी गलत बोलते हैं। देखो, पहला वर्ड है प्रिंसिपल, PAL वाला प्रिंसिपल। दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल, PLE वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल PAL वाले का क्या मतलब होता है? प्रधानाचार्य, जो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल PLE वाले प्रिंसिपल में क्या क्या मतलब है उसका? सिद्धांत या फिर नियम। अब आप कहोगे मैम इन दोनों को भी लर्न करने का कोई ट्रिक बताओ। अभी बताती हूँ। ये देखो, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? PAL, पाल। अब आपने तो सुना होगा पाल जो सरनेम, या तो किसी का सरनेम होता है या किसी का नाम होता है, बहुत कॉमन है। पाल तो आपने सुना ही होगा। तो नाम ऑब्वियसली किसी इंसान का होगा। तो बस यहाँ से आपने याद करना है, जो भी अगर लास्ट में पाल आ रहा है प्रिंसिपल के, इसका मतलब वो किसी इंसान का नाम है, तो वो ऑब्वियसली स्कूल या कॉलेज का कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना। तो इससे याद करना है प्रिंसिपल, PAL वाला होता है स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल। तो अंडरस्टूड सी बात है। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? सिद्धांत या फिर नियम। अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस भी मैंने ऐसा लिया है जिससे आपको याद रहे कि PAL वाला जो प्रिंसिपल होता है वो प्रधानाचार्य होते हैं, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात होती है। मिस्टर पाल, याद रहेगा ना इससे, PAL पाल, और लास्ट में भी पाल आ रहा है, इसीलिए सेंटेंस लिया है मैंने। Mr. Pal, the principal of XYZ school, is retiring today. Mr. Pal जो XYZ स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आज रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। अब PLE वाले प्रिंसिपल की बात करते हैं। It is against my principles to tell a lie. झूठ बोलना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। आगे बात समझ में, डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास वर्ड्स हैं क्वाइट, QUIET, QUITE क्वाइट, और QUIT क्विट। अब QUIET यानी क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत या फिर चुपचाप, शांत या फिर चुपचाप। दूसरा है हमारा QUITE क्वाइट, इसका मतलब होता है काफी, बिल्कुल या फिर संपूर्ण रूप में। अगला है हमारा क्विट। क्विट का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ना या त्यागना, ठीक है। अब इन तीनों में ये वाला तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको इसको लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो इन दोनों में होती है, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है और इनके स्पेलिंग में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है ना। तो इसीलिए इसको कैसे समझना है और कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है वो समझो। ये देखो, इसके लास्ट में आ रहा है ET। अब ET से याद करना है एटिकेट। जो एटिकेट वाला बंदा होगा वो कैसा रहेगा? शांत रहेगा, चुपचाप रहेगा, कम बोलेगा, सोच के बोलेगा, है ना। तो एटिकेट वाला बंदा चुप रहेगा, शांत रहेगा। तो QUIET जिसके एंड में ET आ रहा है, यानी एटिकेट वाला बंदा शांत रहेगा। तो ET वाला जो क्वाइट है उसमें उसका क्या मतलब होगा? शांत या फिर चुपचाप। और दूसरे का मतलब अपने आप में समझ में आ जाएगा, काफी, बिल्कुल या संपूर्ण रूप में। अब इनको सेंटेंसेस में देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। QUIET की बात करते हैं पहले। कीप क्वाइट, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो, हर बच्चा सुनता आ रहा है अपने टीचर से, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, शोर मत करो, होता है ना। ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जब से हम स्कूल जाना शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुनते ही आ रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। कीप क्वाइट, यहाँ पे कौन सा क्वाइट यूज हुआ है? चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाइट, QUITE। द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल। रूल्स जो हैं गेम के वो काफ़ी सिंपल हैं, या कह सकते हो बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा क्विट। क्विट यानी क्या बताया था मैंने? गिव अप, त्यागना या फिर छोड़ना। विनर्स नेवर क्विट, जो जीतते हैं वो कभी भी बीच में चीज़ें नहीं छोड़ते, चीज़ों को त्यागते नहीं हैं, चीज़ों को गिव अप नहीं करते, तभी तो वो जीतते हैं। तो विनर्स नेवर क्विट।
आगे बात समझ में, तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। इन तीनों वर्ड्स में भी बहुत बार कंफ्यूजन होती है। देखिए इनका मतलब, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के या फिर के अलावा। तीसरा है हमारा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना या फिर उम्मीद करना। अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इनका मतलब। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट की। प्लीज एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। किसी भी फ्रेंड को फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, क्या बोलते हो उसको कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। ये वही वाला एक्सेप्ट है, आता है ना, या आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन। अगर आपको उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करना है तो एक्सेप्ट दबाते हो, ACCEPT लिखा होता है। अगली बार कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो ध्यान देना इस चीज़ का, अगर ध्यान नहीं देते हो तो ध्यान ज़रूर देना, वहाँ पर यही वाला एक्सेप्ट यूज हुआ होता है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। अगला क्या है, एक्सेप्ट यानी छोड़ के या फिर के अलावा। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। हम रोज काम करते हैं, किस दिन को छोड़ के, संडे को छोड़ के। हम संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन काम करते हैं। एक्सपेक्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट टुडे। आज हम एक गेस्ट के आने की आशा कर रहे हैं, आज हम एक गेस्ट के आने की उम्मीद कर रहे हैं। आगे बात समझ में, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स। अब हमारे पास वर्ड है दैन और देन। अब देखिए इसका डिफरेंस, पहले तो इसका मतलब समझेंगे। दैन का मतलब होता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये दैन कब यूज होगा, जब भी हम 2 लोगों के बीच में या 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। या फिर जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाए, 2 चीजों की बात हो रही है, उनके बीच में कोई तुलना की जा रही है, या फिर 2 लोगों की बात हो रही है और उनके बीच में कोई कंपैरिजन किया जा रहा है, तब देन यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं देन की। तो उस समय, तब फिर, ये कब यूज करना है, जब तो हो, तब फिर हो या उस समय हो। पहले ये करो फिर वो करो, बताऊंगी सेंटेंस में, बताऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा। पहले बात कर लेते हैं देन की। THAN वाला, ये AN वाला है, ये EN वाला है, ध्यान रखना। देन बोलते हैं, देन बोलते हैं। देन की बात कर रहे हैं अभी हम। राम इज ओल्डर देन रवि। कंपैरिजन हो रहा है 2 लोगों के बीच में। क्या कह रहा है, राम बड़ा है रवि से, ओल्डर है रवि से। 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है 2 लोगों की, तो इसीलिए कौन सा आएगा, THAN वाला, यानी देन आएगा। समझ में आई बात। अब बात करते हैं देन की। देन कब यूज करेंगे, फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। पहले सोचो तब फिर बोलो। पहले सोचना है और उसके बाद बोलना है, फिर बोलना है। समझ में आई बात। यहां पे कौन सा आएगा, देन आएगा, ई वाला। समझ में आ गई बात। यहां THAN, यहां पे THEN। पहले सोचो फिर बोलो। समझ में आई बात, THEN, देन। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। अब कब ऑल्टरनेट यूज करना है और कब ऑल्टरनेटिव यूज करना है, ध्यान से देखना। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, यानी एक होगा फिर उसके अगला छूटेगा, फिर एक होगा फिर अगला छूटेगा, इस तरीके से। दूसरा है हमारे पास ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, ऑप्शन या फिर विकल्प। अब देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्टरनेट को लेते हैं पहले। द बस सर्विस रन्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन चलती है बस, अगले दिन नहीं चलती, उसके अगले दिन चलती है, फिर अगले दिन नहीं चलती, एक दिन छोड़कर चलती है। तो बस सर्विस, जो बस की जो सर्विस है वो एक दिन छोड़कर चलती है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव की। ऑल्टरनेटिव में क्या बताया था मैंने, चॉइस, ऑप्शन या विकल्प। ई बुक्स आर अ गुड ऑल्टरनेटिव टू हार्ड कवर बुक्स। जो ई बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है हार्ड कवर बुक्स का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कहां पे आपने ऑल्टरनेट यूज करना है और कहां पे आपने ऑल्टरनेटिव यूज करना है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो और ऐसे और भी वर्ड्स हों जो आप चाहते हो जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसके बारे में आपको डिफरेंस समझाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं वो अगली वीडियो में वो वाले वर्ड्स लेकर आऊँ और आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है उसको दूर कर सकूँ। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स। हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं देयर, THERE, और देयर, THEIR। अब दोनों का ही मतलब डिफरेंट होता है। आप लोग क्या करते हो, जहाँ THERE लिखना है वो THEIR लिख दिया, और जहाँ THEIR लिखना है वहाँ THERE लिख दिया। दोनों ही केसेस में सेंटेंस का मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। बदल क्या जाएगा, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जहाँ इंप्रेशन बनना था वहाँ पे इंप्रेशन बनने की जगह और बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये गलतियाँ मत करना और इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। अगर अभी तक भी नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट नोटबुक लाओ, पेन उठाओ और ये जो भी मैं वर्ड्स लिखवा रही हूँ इनकी ट्रिक्स और इनके मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। चलिए देखते हैं। देयर, वहाँ या फिर उधर। THERE का क्या मतलब होता है, वहाँ या फिर उधर। और THEIR का क्या मतलब होता है, उनका, उनके या फिर उनकी। समझ में आया। अब देखते हैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। THERE को कैसे यूज करना है, द बुक इज स्टिल केप्ट देयर। जो बुक है वो अभी भी वहां पड़ी है। समझ में आया बात, क्या बोल रहा है, वहां या उधर। द बुक इज स्टिल केप्ट देयर, बुक अभी भी उधर पड़ी है। समझ आया। यहाँ पे THERE वाला देयर लगेगा। अब बात करते हैं THEIR वाले देयर की। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया। समझ में आई बात। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, THEIR वाला लगेगा। गड़बड़ मत करना। और ये जो मैं वर्ड्स पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम वालों के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आएंगे, सारी जिंदगी काम आने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड्स हैं जेलसी और एनवी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, दोनों ही वर्ड्स का मतलब ईर्ष्या है या फिर जलन की भावना है, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। कैसे, कब, क्या यूज करना है वो आपको क्या बताएगा, सेंटेंस बताएगा। सेंटेंस में जो सिचुएशन दे रखी है उसके ऊपर पता चलेगा कि हमें जेलसी वर्ड यूज करना है या एनवी वर्ड यूज करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मतलब समझते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कब जेलसी वर्ड यूज होता है और कब एनवी वर्ड यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं जेलसी वर्ड की। जेलसी वर्ड तब यूज होता है जब कोई चीज हमारी अपनी है, जब अपनी चीज को खोने का डर हो, यानी वो जो चीज की बात हो रही है या जिस भी चीज की बात हो रही है वो हमारी अपनी है और हमें डर है कि कहीं हम उसको खो ना दें, ठीक है। तब क्या यूज करना है, तब जेलसी वर्ड यूज करना है। अब बात करते हैं एनवी की। जब दूसरे की चीज को देखकर जलन की भावना हो, यानी जब किसी और के पास कोई चीज है, वो हमारी नहीं है, उसकी है, दूसरे की है, और उसको देख के हमारे को जलन की भावना हो रही है, यार मेरे पास क्यों नहीं है, तब क्या यूज करना है, एनवी। समझ में आ गया। जेलसी कब यूज करना है, जब चीज हमारी अपनी है लेकिन हमें डर है कि कहीं हम उसको खो ना दें, तब जेलसी वर्ड यूज करना है। और जब चीज हमारी नहीं है, दूसरे की है, लेकिन उसकी चीज को देख के हमें जलन की भावना हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, तब क्या यूज करना है, एनवी। चलिए सेंटेंस में देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। जेलसी की बात करते हैं। जेलसी स्ट्राइक्स अ मैन व्हेन ही सीज हिज वाइफ टॉकिंग टू अनदर मैन। इसका क्या मतलब है, उसको जलन होती है जब वो अपनी वाइफ को किसी और आदमी से बात करते हुए देखता है। अब वाइफ उसकी अपनी है, उसको डर है कि कहीं मैं अपनी वाइफ को खो ना दूं जब वो दूसरे आदमी से बात कर रही है। तो बस यहाँ पे क्या यूज होगा, वो उसकी अपनी है ना, तो इसीलिए क्या वर्ड यूज किया है हमने, जेलसी। समझ में आया। अब बात करते हैं एनवी की। हिज न्यू कार एक्साइटेड देयर एनवी। इसका क्या मतलब है, उसकी नई गाड़ी दूसरों की जलन का कारण बन गई, दूसरों के अंदर जलन उसने बढ़ा दी, है ना, उसकी नई गाड़ी ने। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एनवी यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो दूसरे हैं जिनके अंदर वो जलन की भावना आ रही है, उनके पास नई गाड़ी नहीं है, नई गाड़ी उसके पास है, लेकिन उसकी नई गाड़ी ने उनके अंदर की जो जलन की भावना थी उसको एक्साइट कर दिया, उसको बढ़ा दिया। समझ में आ गया डिफरेंस। आई होप आपने ये सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इनको रोज पढ़ना है और अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करनी है, ताकि जब भी आपके पास सामने एग्जाम में ये आए तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो कि आपने
कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान पे एक बहुत बढ़िया गिव अवे चल रहा है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी जाओ और हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान को सब्सक्राइब करो। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। डेली व्लॉग्स आते हैं हमारे वहाँ पर, उन्हीं व्लॉग्स में आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और आप जीत जाओगे बहुत बढ़िया अमेजॉन कूपन्स। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।